स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सोशल साइंस के पॉलिटिकल वाले जो पोर्शन है उसके अंदर लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरकार क्या होती है, सरकार का क्या अर्थ होता है, सरकार की क्या परिभाषा होगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। सरकार क्या होती है, इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, इसको हम सबसे पहले अर्थ के माध्यम से समझेंगे। तो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो कि अमूर्त व अदृश्य होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसे सरकार कहते हैं। देखिए अपन ने अर्थ के अंदर क्या लिखा है, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो कि अमूर्त व अदृश्य होती है। अमूर्त का मतलब जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, और अदृश्य जो दिखाई नहीं देती है। अभी जैसे हम बात करें इस मार्कर की, मार्कर हम सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है और ये मुझे भी दिख रहा है। लेकिन हम बात करें सरकार की संदर्भ में राज्य की, तो राज्य है वो नहीं दिखेगा, वो राज्य है वो नहीं दिखेगा। क्यों? वो अदृश्य है, तो अमूर्त है। उसे मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य जिस संस्था के माध्यम से किया जाता है उस संस्था को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तथा सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। आगे लिखा है अपन ने कि सरकार के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई राज्य ये सोचे कि उसका अस्तित्व रह सकता है सरकार के बिना, तो ये संभव नहीं है। क्यों? सबसे पहले हम बात करें राज्य के बारे में, तो आगे लिखा है अपन ने कि सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 निश्चित भूभाग, नंबर 3 सरकार, और नंबर 4 संप्रभुता। यहां पे यही लिखा है अपन ने कि सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। इसका मतलब यह है कि सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं हम परिभाषा की। अभी हमने अर्थ पढ़ा है, अब अर्थ के बाद में परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सरकार को परिभाषित कीजिए, और विचारक के आधार पर भी आ जाता है कि सरकार को गार्नर के अनुसार परिभाषित कीजिए। तो हम सरकार को परिभाषित करेंगे गार्नर के अनुसार। सरकार वह मशीन या विकरण है जो राज्य की नीतियों को
करती है, सामान्य मामलों को नियमित व सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। अभी हमने गार्नर के अनुसार परिभाषा पढ़ी है, वापस से देखेंगे हम गार्नर ने क्या परिभाषा दी है सरकार की। सरकार वह मशीन या अभिकरण है जो राज्य की नीतियों को निर्धारित करती है, सामान्य मामलों को नियमित करती है और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। वापस एक बार रिपीट करेंगे हम, क्या सरकार का अर्थ, सरकार के अर्थ के बारे में, तो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो कि अमूर्त और अदृश्य होती है। इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही हम सरकार कहते हैं। सरकार के बिना हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और सरकार राज्य का क्या है, एक आवश्यक तत्व है। ये तो बात थी अर्थ को लेकर के। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में। तो गार्नर ने क्या परिभाषा दी है सरकार की। सरकार वह मशीन या अभिकरण है जो राज्य की नीतियों को निर्धारित करती है, सामान्य मामलों को नियमित और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। इसके बाद में हम सरकार के अंग की चर्चा करेंगे। सरकार के अंग, अब हम आगे पढ़ रहे हैं सरकार के अंग, तो मुख्यतः हम ध्यान रखेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। इन तीनों का अलग अलग काम है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, ये कानूनों को लागू करती है, और ये कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है। एक बार वापस देखेंगे हम सरकार, जहां भी सरकार के अंग की बात आएगी तो सरकार के 3 अंग है। नंबर 1 पर व्यवस्थापिका है, नंबर 2 पर कार्यपालिका है और नंबर 3 पर न्यायपालिका है। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। हम इनका चैप्टर के अंदर अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका क्या होती है। व्यवस्थापिका ये कानून निर्माण का काम करती है। व्यवस्थापिका क्या काम करती है, कानून निर्माण का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है, ये लागू करती है। और न्यायपालिका क्या काम करती है, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा कोई कानून लागू कर दिया जाता है, तो न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है कि कहीं ये कानून अवैध तो नहीं है। अगर वो जांच करते समय ये पाती है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया कानून अवैध है, तो न्यायपालिका को अधिकार है वो ऐसे कानूनों को रद्द घोषित कर सकती है। सरकार के अंगों की चर्चा करने के बाद में हम सबसे पहले सरकार का जो प्रथम अंग है व्यवस्थापिका, उसका अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 संघीय व्यवस्थापिका और नंबर 2 राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका का अध्ययन हम करेंगे। संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के
दो अंग होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा, तथा व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति भी शामिल रहता है। अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संसद दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। देखेंगे हम व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका दो प्रकार की होती है, एक तो संघीय व्यवस्थापिका और एक राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका जो केंद्र में है और राज्य व्यवस्थापिका जो राज्य के अंदर है। हम यहाँ हमारे लेसन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से संघीय व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। संसद के दो अंग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तथा व्यक्ति के रूप में हम इसमें संसद के अंदर किसको शामिल करेंगे? राष्ट्रपति को शामिल करते हैं। अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संसद दोनों सदनों, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। इसके बाद में हम सबसे पूर्व में लोकसभा का अध्ययन करेंगे। लोकसभा तो देखेंगे संसद के कितने सदन? दो सदन। तो दो सदनों में सबसे पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? लोकसभा का। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसे प्रथम सदन, अस्थायी सदन व लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। देखेंगे सबसे पहले संसद का जो प्रथम सदन है लोकसभा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए। संसद का निम्न सदन है। लोकसभा संसद का क्या है? निम्न सदन है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम सदन। इसे क्या कहते हैं हम? अस्थायी सदन। अस्थायी का मतलब क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दो संसद के सदन होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दो संसद के क्या होते हैं? सदन होते हैं। राज्यसभा ये स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित है, लेकिन उसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। वह लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार से प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम लोकसभा के बारे में, उसके गठन की चर्चा करेंगे। लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा सदस्य संख्या, 2 नंबर पर आएगा निर्वाचन, 3 नंबर पर आएगा कार्यकाल, 4 नंबर पर आएगा
योग्यताएं, 5 नंबर पर अधिवेशन और 6 नंबर पर हैं पदाधिकारी। पदाधिकारी। वापस से लोकसभा के गठन के बारे में, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से आएगा और निबंधात्मक प्रश्न में वो चाहे लोकसभा से दे सकता है, चाहे वो राज्यसभा से दे सकता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका से रिलेटेड है उससे भी दे सकता है। तो इसमें क्या पूछता है वो अधिकतर लोकसभा के संगठन को, लोकसभा के गठन को व शक्तियों को सविस्तार समझाइए, राज्यसभा के गठन को व शक्तियों को सविस्तार समझाइए। और आगे तो आपको पता ही है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो सर्वोच्च न्यायालय के से संबंधित भी इसमें प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोकसभा के गठन में पहला बिंदु ले रहे हैं सदस्य संख्या। लोकसभा में पूर्व में सदस्यों की संख्या 500 थी, जो समय समय पर वृद्धि में भी परिवर्तित हुई, लेकिन गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यह निश्चित किया गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जो निम्न प्रकार से निर्धारित है। राज्यों से, निर्वाचन क्षेत्रों से, संघीय राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि। देखिए वापस से लोकसभा के गठन की हम बात कर रहे हैं। लोकसभा के गठन में हमने सबसे पहले जो बिंदु लिया है वो लिया सदस्य संख्या का। कौन सा बिंदु लिया है? सदस्य संख्या का। तो जहां भी सदस्य संख्या की बात आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि लोकसभा की पहले कितनी सदस्य संख्या थी, अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा में पूर्व में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। लोकसभा में पूर्व में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500, जो समय समय पर वृद्धि में भी क्या हुई थी? परिवर्तित, यानी कि इसमें धीरे धीरे वृद्धि भी की गई। लेकिन एक 1987 के अंदर अधिनियम प्रकल्पित हुआ। 1987 में एक अधिनियम आया जिसका नाम है गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। उसमें यह निश्चित किया गया क्या कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या याद रख लेना। लोकसभा में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन, कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। वो 552 कैसे कैसे होगी उसका उल्लेख भी हमने कर रखा है। राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से कितने सदस्य होंगे? 530 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 530। संघीय राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से कितने होंगे? 20 सदस्य होंगे। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय, हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस, उससे कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य होंगे। तो 530 और 20 कितने हो गए? 550। 550 और 2 कितने हो गए? 552 हो गए। तो ये अधिकतम सदस्य संख्या का क्या है? एक अनुपात है। वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या
कितनी है? 545 है। वर्तमान में कितनी? 545। उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। 545 कैसे है? 530 तो राज्यों से है, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से है और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों से है। तो 530 और 13 कितने हो गए? 543। और 543 और 2 कितने हो गए? 545। लोकसभा के गठन से संबंधित हमने जो सदस्य संख्या का बिंदु पढ़ा है, इस बिंदु के आगे के जो बिंदु हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद।